Hello everybody, myself Deeksha Sharma, student of RKG Educational College, BA 3rd semester. So students, today we will discuss about the topic Introduction to Economics. Economics is a social science concerned with the production, distribution and consumption of goods and services. इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करना है, उनको कैसे कंज्यूम करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन तीन एक्टिविटीज़ के लिए कंसर्न रहती है. सो इकोनॉमिक डील्स विद द प्रोडक्शन, consumption and distribution of goods and services. Economics can generally be broken down into macroeconomics, which concentrates on the behavior of the economy as a whole, and microeconomics, which focuses on individual people and business. इकोनॉमिक्स जो है वो आपका दो पार्ट्स में डिस्टिंग्विश होता है. एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बिजनेस और उस पर फोकस करता है. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो पूरी जो आपका इकोनॉमी होती है उनके बिहेवियर पे कॉन्सेंट्रेट करता है. सो इकोनॉमिक्स आपके दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो सिर्फ वर्ड से ही समझ में आ रहा है, सिर्फ इंडिविजुअल पीपल या बिजनेस पे फोकस करता है. मैक्रो ये होल इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करता है. Now here is a picture of Adam Smith, who is known as the father of modern economics, and he wrote two great books, that is Wealth of Nations and The Theory of Moral Sentiments. So father of modern economics is known as Adam स्मिथ. सो एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक टर्म से रिलेटेड दो फेमस बुक्स दी थी, जिसका एक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस और दूसरे का नाम है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. तो ये हमने आगे भी पढ़ा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो आपका बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन डिटेल. द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज जनरली ब्रोकन डाउन इनटू टू डिसिप्लिन्स. माइक्रो इकोनॉमिक focuses on how individual consumers and firms make decisions. These individual decision-making units can be a single person, a household, a business or organization or a government agency. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ किसी इंडिविजुअल पीपल और उसके बिजनेस पे फोकस करती है. तो जो फोकस करती है वो किस बात पे करती है कि वो कैसे डिसीजंस ले रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज को लेके. जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स होती हैं, जो ये डिसीजंस लेती हैं, ये कोई एक सिंगल पर्सन हो सकता है, एक हाउस होल्ड फैक्टर भी आ सकता है, कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है. लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली वो फोकस पे करते हैं इंडिविजुअल पीपल और उसके बिजनेस पे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज के लिए कैसे डिसीजंस ले रहे हैं. नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. Macroeconomics studies an overall economy on both a national and international level using highly aggregated economic data and variables to model the economy. Macroeconomics क्या करती है? Macroeconomics पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर को एज अ होल लेके उस पर फोकस करती है, वो फिर चाहे नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो. मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, दोनों की ही, नेशनल लेवल की भी और इंटरनेशनल लेवल की भी, और उसमें आप हाईली एग्रीगेटेड इकोनॉमिक डेटा एंड वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं इकोनॉमी को मॉडल करने के लिए. Now here is a picture which contains the topic Central Problems of an Economy
और बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। एक इकोनॉमी की सेंटर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं एक इकोनॉमी की। हाँ, and here are three points which is mentioned, that what to produce, how to produce, and for whom to produce. So basically what does the word economy means? Economy से आपका मतलब क्या है? I'm not talking about economics. Economics means तो economics is mainly concerned with the production, distribution and consumption of goods and services. But what does the term economy means? Economy से आप क्या समझते हैं? So students, basically the term economy means the area of where we get our livelihood. Economy means an area where we get our livelihoods. So first question is what to produce. अब पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड लास्ट क्वेश्चन आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस. सो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, किस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, ये पहला ये क्वेश्चन हम डिसाइड करते हैं. जैसे मान लीजिए हमने कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, कोई बिजनेस सेटअप किया, तो पहले बिजनेस को सेटअप नहीं हम सीधे कर देते हैं. ये नहीं कि हमने बिजनेस बिल्डिंग खड़ी कर दी उसके बाद अब सोच रहे हैं कि अब इसमें करना क्या है. पहले हम ये डिसीजन लेते हैं कि आखिर में हम क्या बनाना चाहते हैं, किस चीज़ में, किस कमोडिटी में डील करना चाहते हैं. देन क्वेश्चन अरोज होता हाउ टू प्रोड्यूस. चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लीजिए बेबी प्रोडक्ट्स को एग्जाम्पल ले लिया कि हम बेबी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि व्हाट टू प्रोड्यूस बेबी प्रोडक्ट्स. हाउ टू प्रोड्यूस, अब उन्हें प्रोड्यूस कैसे करेंगे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज़ के बेबी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. सो अब हमको भी अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को इतना अच्छा बनाना है ताकि लोगों को वो अट्रैक्ट कर सके और हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में इन डिमांड आ सके. तो अब इसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे वो डिसीजंस लेते हैं. उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो इस सेकेंड स्टेप में लिए जाते हैं. एंड लास्ट आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना. सो अगर हमने पहले ही व्हाट टू प्रोड्यूस में ही डिसाइड कर लिया कि हम बेबी प्रोडक्ट्स करेंगे, तो फॉर whom टू प्रोड्यूस का आधा आंसर हमें वहीं से मिल गया कि किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है, बेबीज़ के लिए. हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिनसे बेबी को कोई दिक्कत ना हो और उनको उनकी स्किन पे कोई रैशेस ना आए या उनको कुछ चीज़ हार्म ना करे हमारे प्रोडक्ट से, कोई भी उनको नुकसान ना आए. तो दीज आर द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हर ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज में आती हैं. किसी भी बिजनेस को सेटअप करने से पहले ये 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हर ओनर के दिमाग में आते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है मतलब क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस उसको कैसे बनाना है, और फॉर whom टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाना है. नाउ व्हाट आर रिसोर्सेज. अब आप रिसोर्सेज से क्या कहते हैं, जैसे हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, द थिंग्स विच आर यूज्ड टू मेक अदर गुड्स. वो सारा सामान जो हम यूज़ करते हैं किसी गुड को बनाने में, क्रिएट करने में, उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं. और उन सारे रिसोर्सेज को हमें हमेशा एक प्रॉपर क्वांटिटी में ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक बल्क क्वांटिटी में ह्यूज अमाउंट में रिसोर्सेज नहीं होते. तो आप जिस रिसोर्स को जिस भी प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं बहुत ही एफिशिएंटली उसका यूज़ करें. और रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, द थिंग्स विच आर यूज्ड टू मेक अदर गुड्स. अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक इमेज दी हुई है फैक्ट्री की. फैक्ट्री प्लस वर्कर्स लगे हैं चीज़ को उसको शेप देने में, जो भी मॉडल आपको तैयार करना उसको शेप देने में वर्कर्स आपके काम करें, प्लस इंजन लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू आपकी एक कार
तैयार हो गई। सो ये जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं ये सब क्या आता है, इन तीनों चीज़ों को मिला के आपकी कार रेडी हुई। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं जिनसे आपका गुड तैयार हुआ है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम रिसोर्सेज कहेंगे। Next is a special kind of trade-off is an opportunity cost, the value of the next best choice. Example, sleeping is the opportunity or cost of studying for a test. You study late night for a final. The next day you are very sleepy. Your opportunity cost is a good night sleep. अब देखिए, एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस, और वी कैन से नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़। मतलब कि हम जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं अगर उससे बेटर हमें किसी पे स्विच ओवर करना है तो वो हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम टी और कॉफ़ी का ले लें। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचिए, कोई टी कॉफ़ी बहुत पीता है लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उस कॉफ़ी का रेट एकदम से बहुत हाई हो गया जो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो चाय पे स्विच ओवर ईजिली कर गए। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट कॉफ़ी में, वो टेस्ट तो नहीं है लेकिन काम उसका भी वही है जो कॉफ़ी का है। तो इसलिए उनको ये इस चीज़ में दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने अपनी जो भी चॉइस थी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस थे, उसको कॉफ़ी से टी की तरह शिफ्ट कर लिए इजीली। तो ये क्या कहलाता है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। दैट मीन्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। जैसे कि आपकी इस इमेज स्लाइड में आप देख रहे होंगे, एग्जाम्पल दिया है, स्लीपिंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग फॉर अ टेस्ट। एक टेस्ट के पढ़ने के बाद आपके लिए स्लीपिंग एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कैसे? आप पूरी रात पढ़े अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए, उसके नेक्स्ट डे आप बहुत स्लीपी हैं, तो आपके लिए अभी ऑप्शन क्या आता है कि आपको एक अच्छी नींद मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे ना। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज में मैनेजर्स जो डिसीजन लेते हैं, उसमें बिजनेस इकोनॉमिक का क्या स्कोप है। पहला, डिमांड एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग। डिमांड को एनालाइज करना और उसको प्रॉपरली फोरकास्ट करना। डिमांड एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपको देखना कि आप जो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसकी डिमांड मार्केट में है भी या नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपने गुड्स बनाए हैं आप उन्हीं को मार्केट में अवेल करा देंगे ताकि वो आपका स्टॉक क्लियर हो जाए और उसके बाद आप उस प्रोडक्ट में डील करना बंद कर देंगे। इसलिए डिमांड एनालिसिस और उसका फोरकास्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको जब तक मार्केट से आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं पता चलेगी, आपको ये नहीं पता होगा कि आपको अपना प्रोडक्शन रुकना है या इसको और बल्क क्वांटिटी में बढ़ाना है। नेक्स्ट आपका आता है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। कितना कॉस्ट रखना है और कैसे प्रोडक्शन करना है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटी का, इसका एनालाइज भी मैनेजरियल डिसीजंस में होता है और मैनेजर्स ही इसका डिसीजन लेते हैं कि कितना कॉस्ट लगानी है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में और उसका प्रोडक्शन किस पैटर्न में होना चाहिए ताकि वो कॉस्ट एफिशिएंट निकल के आए। थर्ड वन इज प्राइसिंग डिसीजंस एंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। अब प्राइसिंग डिसीजंस लेना है किसी चीज़ को लेके, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस क्या फॉलो अप होंगी ये भी कौन डिसाइड करता है, ये भी मैनेजर डिसाइड करते हैं और इन्हें भी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कहते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट मैनेजमेंट। हर बिजनेस का अपना यही मोटिव होता है कि वो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकें, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही अल्टीमेट गोल होता है बिजनेस का।
नेक्स्ट इज कैपिटल मैनेजमेंट। मैंने आपको अर्लियर भी बताया था कि कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस की कैपिटल जो है वो लाइफ ब्लड मानी गई है। तो कैपिटल मैनेजमेंट भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगी एक प्रॉपर अमाउंट में, तो आप आगे अपना फ्यूचर और प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे। नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल and entrepreneur. Production is a cooperative process and not a job of any single factor. Production एक cooperative process है, मतलब ये कई लोगों से मिल के समडअप हो के ये काम पूरा प्रोडक्शन का जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कोई एक सिंगल हैंडेड पर्सन नहीं कर सकता है, उसमें कई लोग लगते हैं। जैसे कि लैंड, अगर आपके पास ज़मीन ही नहीं होगी तो आप अपनी फैक्ट्री का सेटअप करेंगे कहाँ? लेबर, अगर आपके पास लेबर नहीं होगा तो आपके जो एंटरप्राइज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काम कौन करेगा? और काम नहीं होगा तो उनको जो भी मशीन्स का वाइंडिंग अप होता है या जो भी बटनिंग्स होती हैं, ये सब कौन करेगा? ये सब करेंगे तो लेबर और वर्कर्स ही आपके। तो ये भी एक मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। नेक्स्ट आपका आता है कैपिटल। फिर मैं बोलूँगी कि कैपिटल इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, इसलिए कैपिटल का एक प्रॉपर अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक प्रॉपर अमाउंट में कैपिटल नहीं होगा तो वो आपके प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं जाके आपको अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक ह्यूज अमाउंट में लॉस भी सफ़र करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कि अपने एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा होता है। नेक्स्ट इज डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस helps to identify the various factors influencing the product demand and thus provides the guidance for manipulating demand. Demand forecasting serve as a guide to management for maintaining and strengthening market position and enlarging प्रॉफिट। सो डिमांड एनालिसिस क्या है? डिमांड एनालिसिस आपको हेल्प करता है ताकि जो भी फैक्टर्स आपके प्रोडक्ट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उन सबको आप एक प्रॉपर वे में एनालाइज कर पाएँ और उनको ये गाइडलाइन प्रोवाइड कर पाएँ कि वो कैसे उस डिमांड को मैनिपुलेट करें ताकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ जाए और आपको कोई भी लॉस सफ़र ना करना पड़े। और डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है? डिमांड फोरकास्टिंग सर्व करता है एज अ गाइड टू मैनेजमेंट को एज अ गाइड के तौर पे वो सर्व करता है ताकि वो मेंटेन कर सके और स्ट्रेंथन कर सके मार्केट की पोजीशंस को और प्रॉफिट को एनलार्ज कर सके। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस का एक मेन मोटिव यही होता है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो प्रॉफिट को अर्न करे। सो बेसिकली ये आपका मेन स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है जो कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करता है। सो इकोनॉमिक्स का बेसिकली जो आपकी इकोनॉमिक्स होती है वो मेनली कंसर्न करती है, डील करती है प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, कि मार्केट में आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कैसे कंज्यूम करेंगे। इन्हें फर्दर हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये बात की थी कि जब आप किसी इंडिविजुअल पीपल या उसके बिजनेस पे ही सिर्फ फोकस करते हैं तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी के बिहेवियर पे कंसंट्रेट करती है, फोकस करती है, वो सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल पर्सन पे अपना एम्फसाइज नहीं डालती है। सो विद दिस हियर आई एम वाइंडिंग अप विद